Okay, students. So the next question number two is पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंटेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बिसाइड्स गैलियम विच अदर एलिमेंट्स हैज बीन सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीव इन द पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको लिखवाया है, ऑलरेडी ये लिखवा रखा है कौन कौन से। गैलियम के अलावा जर्मेनियम और स्कैंडियम, ये दोनों के दोनों आपके हमने जो हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में टोटल 3 ही थे जो ऐसे आपके एलिमेंट्स थे जो कि डिराइव नहीं हुए थे, उसमें डिस्कवर नहीं हुए थे। अब जब डिस्कवर हो गए तो उनके लिए जगह तो छोड़ रखी थी उनने, तो उन्होंने यही पूछा है कि गैलियम के अलावा और 2 कौन थे, तो दोनों के नाम पूछ रखे हैं। दोनों के नाम क्या है, एक का नाम गैलियम है और दूसरा क्या है, सॉरी एक तो गैलियम है, बाकी 2 और कौन है, जर्मेनियम और स्कैंडियम। ठीक है ना, तो आंसर इसका क्या होगा, जर्मेनियम और एंड स्कैंडियम। ठीक है ना, जिन्होंने कर रखे हैं क्वेश्चन इज गुड, जिन्होंने नहीं करे हैं वो भी ये क्वेश्चन सब, ये सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में होने चाहिए कि ताकि आप जब स्कूल आओ तो ये आपकी कॉपी चेक हो। ठीक है ना, और ये कुछ चैप्टर आपका आने वाला है इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बाद में कोई मुझसे ये ना कहे सर इसका आंसर तो हमें पता नहीं था इस वजह से हम लोग नहीं दे पाए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ये आ गया हमारा सेकेंड। ठीक है ना, फर्स्ट का आंसर ये है, सेकेंड का ये। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई वर द क्राइटेरिया यूज बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग, वट वर द क्राइटेरिया के यूज़ किया था। तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ये लिखवाया हुआ है, मेंडलीव का क्राइटेरिया क्या था। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ही केप्ट द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप have in a group and whole group has same type of chemical property. That means their oxides and hydrides were, the formula of the oxides and hydrides were same। जो भी एक आपके ग्रुप में रखे गए थे उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड के फॉर्मूला क्या थे, एकदम सेम थे, इसीलिए उसने उन्होंने एक ग्रुप में रखा। तो एक ग्रुप के ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले सेम थे, पहला लॉ। दूसरा क्या है कि जितने नंबर ऑफ जो पीरियड है उस पीरियड में से वही रखा हुआ है जिसमें उतने नंबर ऑफ शेल हो। ठीक है ना, तो हर एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल के हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को रखा था। तो जैसे कोई फर्स्ट पीरियड में तो उसके नंबर ऑफ शेल कितने होंगे 1, कोई सेकंड पीरियड में उसके नंबर ऑफ शेल कितने होंगे 2, ऐसे करके उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई। तो ये 2 लॉ थे जिसके बेसिस पे मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। तो आप लिखोगे इस चीज़ को, आप बहुत ईजिली आराम से लिख सकते हो कि लॉ क्या था आपका यूज, जो लॉ यूज हुआ था वो क्या यूज हुआ था कि मेंडलीव केप्ट द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जो कि उसकी गलती थी। वो ये गलत काम किया था उन्होंने कि उन्होंने क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रख दिया था। ठीक है ना, और उन्होंने इस हिसाब से रखा कि वो सबके सब क्या है, सेम प्रॉपर्टीज, जो एक ग्रुप में आ रहे हैं वो एक प्रॉपर्टीज शो करें। तो ही केप्ट द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस सच दैट द एलिमेंट्स कमिंग इन द सेम ग्रुप और they coming in the same group has similar properties, that is they have similar kind of oxides and hydrides। तो अगर ऑक्साइड हाइड्राइड सिमिलर बना रहे हैं इसका मतलब बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ठीक है ना, तो ये 2 लॉ थे, ये आपको लिखने हैं इसमें। ठीक है ना, थर्ड तो लॉ फर्स्ट, पहला लॉ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। पहला क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो उन सारे एलिमेंट्स को हमने एक साथ रखा जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, सिमिलर। आखिरी लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, वाई वुड यू थिंक द नोबल गैस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। हमने ऐसा क्यों सोचा कि नोबल गैसेस को सेपरेट ग्रुप में रखा गया, क्योंकि नोबल गैस एक ऐसी गैसेस थी, बिकॉज नोबल गैस आर द गैसेस दैट आर इनर्ट इन नेचर। तो इनर्ट गैस को हम क्या बुलाते हैं, नोबल गैसेस। क्यों इनर्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट, ठीक है ना, विथ एनी एलिमेंट। वो किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। क्यों रिएक्ट नहीं करती हैं, एज देयर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज completely
फिल्ड। तो हमने बोला कि हमारी जो आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो कम्प्लीटली फिल है। जैसे कि आउटरमोस्ट शेल में अगर पहला शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, दूसरा है तो 8, तीसरा है तो 8, चौथा है तो 8, ठीक है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स फाइनली बाहर के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में भरे होने चाहिए। तो इन सारे के सारे गैसेज में जितनी भी हमें गैसेज मिली, जो कि क्या नाम है, अगर मैं नेमिंग करनी चाहूँ आपके सामने तो मैं लिख देता हूँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसके अलावा आप पढ़ोगे क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इतनी गैसेज हैं आपके पास। ये सारी गैसेज क्या है, नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज मतलब कि वो गैसेज जो कि इनर्ट है नेचर की, जो कि रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनकी आउटरमोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऐसी फील्ड है, कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है आउटरमोस्ट शेल में। अगर आउटरमोस्ट शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे या फिर हीलियम के केस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, तो वो कैसे एलिमेंट्स कहलाएंगे, वो कैसे इनर्ट नेचर के कहलाएंगे। इनर्ट मतलब कि वो फटाफट रिएक्ट, जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे। जल्दी से क्या, कैसे भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी फील्ड है, ऑलरेडी स्टेबल है। कोई चीज़ स्टेबल ज़मीन पे पड़ी हुई है तो वो उड़ के अपने आप थोड़ी आ जाएगी आपके पास। ऐसा ही है यहाँ पर भी कि ये लोग अपनी स्टेबल स्टेट पे होते हैं, तो ये अपनी स्टेबल स्टेट को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ना ही ये रिएक्शन करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनर्ट नेचर लेके आते हैं। मतलब कई जगह जहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, हम ये सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट को ऐसे इनर्ट गैसेस के साथ में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी को भी हीलियम की किसी एक कंटेनर में हीलियम गैस भर दूँ, उसमें कुछ भी अमाउंट कोई भी चीज़ रखूँगा तो उसमें कभी कोई रिएक्शन होगी नहीं, वो हमेशा वैसा का वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्टिविटी को क्या रोकता है, हीलियम तो रिएक्ट करेगा नहीं। अब अगर हीलियम रिएक्ट करेगा नहीं तो जो एलिमेंट है वो कभी भी किसी से जब रिएक्ट नहीं करेगा तो वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंस थी हमारी नोबल गैसेस की। तो इनको अलग ग्रुप में क्यों रखा गया, क्योंकि वो एक ऐसा ग्रुप होगा जो ग्रुप कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, तो इसलिए इनको एक सेपरेट ग्रुप में हमें रखना पड़ेगा। तो इसलिए यही हमारी सोच थी कि जब हमने क्या करा, इसे पूछा गया व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप, क्यों अलग ग्रुप में डालना है, क्योंकि क्या है, वो सारे के सारे जो है कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। जब वो कोई रिएक्शन नहीं देंगे तो इसका मतलब उनको एक ऐसे ग्रुप में डालना पड़ेगा जिसकी कोई ऑक्साइड्स नहीं होती है, ठीक है ना। तो एक ऐसा ग्रुप जिसकी कोई ऑक्साइड नहीं है, उसमें डालेंगे हम लोग नोबल गैसेस को, यानी कि इनर्ट गैसेस। तो दिस इज अवर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 85. आफ्टर दिस वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 90 एंड दीज आर द लास्ट 6 क्वेश्चन ऑफ द इंटेक्स, ठीक है ना। तो अभी हम वो ये लास्ट 6 क्वेश्चन इंटेक्स के डिस्कस करने वाले हैं और विल सम ऑफ दिस चैप्टर आफ्टर वन मोर क्लास, जब हम उसमें एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने वाला हूँ। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर लिखने वाले लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ने वाला हूँ आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसका आंसर आई थॉट सो कि मैंने आपके नोट्स में आपको लिखवा रखा है, लिखवाया नहीं लिखवाया, तो वही नोट से आप इसको वहाँ से कॉपी करके लिखोगे। इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव द एनोमलीज ऑफ द मेंडलिव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की 3 एनोमलीज थी, 3 लिमिटेशंस थी, मैंने आपको लिखवाई थी। क्या लिमिटेशन थी? पहली लिमिटेशन ये थी कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नहीं बता पा रहा था वो, क्योंकि आइसोटोप्स का क्या था, मास अलग था, ठीक है ना, मास अलग था, लेकिन वो पोजीशन कहाँ दे रहे थे उनकी, उसी सेम ग्रुप में दे रहे थे जो जब डिफरेंट मास होते हुए भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन के 2 आइसोटोप थे, एक आइसोटोप का मास था 35 और दूसरे का 37। तो उन्होंने दूसरे वाले क्लोरीन को भी क्लोरीन के साथ ही रख दिया। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। तो लेकिन उन्होंने ये बता नहीं पाया कि इसका मास अलग है, तो आपने सेम में कैसे रखा, क्योंकि आपने तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के को बेस बनाया ना अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने में। जब आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को टेबल बनाओगे तो मास के हिसाब से रखना पड़ेगा, तो ये लिमिटेशन थी उनकी। अब ये लिमिटेशन को कैसे रिमूव किया, इसके बारे में बात करेंगे अभी। बाकी 2 लिमिटेशन और जान लेते हैं। दूसरी लिमिटेशन क्या थी? दूसरी लिमिटेशन ये थी कि उन्होंने कुछ जो एलिमेंट्स थे उनका मास ज़्यादा था, फिर भी उन्हें पहले रख दिया आपने, जबकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लिखा हुआ है ना सबको। फिर भी क्या किया इन्होंने, कोबाल्ट को निकल से पहले लिख दिया अपनी पीरियोडिक टेबल में। क्यों लिखा इन्होंने पहले, इसका रीज़न तो उन्होंने दिया ही नहीं कि कोबाल्ट को उन्होंने कोबाल्ट को उन्होंने निकल से पहले क्यों लिखा, क्योंकि कोबाल्ट का मास कितना है 58.9, यानी कि ज़्यादा है, और निकल का मास कम है 58.7। तो ज़्यादा मास होने पर भी पहले रखने का रीज़न वो दे नहीं पाए, ठीक है ना। उन्होंने रीज़न दे, जब हमसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो पीछे वाले से मैच कर रही है इसलिए मैंने उसको पीछे लिखा है। लेकिन इसका कोई रीज़न नहीं दिया उन्होंने, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई, और ये उनके रूल को क्या कहते हैं ख़राब कर रहा था। तो लेकिन जबकि लिखा इन्होंने सही था, ठीक है ना। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसके हिसाब से एकदम सही लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन जब ऐसा था तो समझ नहीं आया। तो दूसरी प्रॉब्लम ये थी। तीसरी प्रॉब्लम थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन की क्या प्रॉब्लम थी कि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के साथ तो जैसा रिएक्ट कर रहा था और जैसा 7th ग्रुप है दोनों के साथ एक साथ रिएक्ट कर रहा था।
फर्स्ट और सेवन्थ ग्रुप दोनों के साथ एक साथ रिएक्ट करने की वजह से क्या हुआ कि दोनों की तरह रिएक्ट करने की वजह से क्या हुआ, उसको ना फर्स्ट ग्रुप में रख सकते थे ना सेकंड सेवन्थ ग्रुप में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया, इसीलिए ये उनकी प्रॉब्लम है। तो 3 लिमिटेशन थी, तीनों को रेडिकेट कैसे किया। सबसे पहले इरेडिकेशन कैसे हो गई, जैसे ही हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी तो उसका बेस क्या था, उसका था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, उसका बेस क्या था, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप्स। तो उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, एटॉमिक नंबर से किया। जैसे ही एटॉमिक नंबर से रखा तो पहली प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कौन कौन सी, आइसोटोप की। अब आइसोटोप जो है, आइसोटोप के क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है इसलिए उनको सेम ग्रुप में रख सकते हैं, तभी वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब पहली जो प्रॉब्लम थी वो सही होगी कि आइसोटोप की प्रॉब्लम जो थी वो क्लियर होगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी हमारी, कोबाल्ट का मास। ऐसे मतलब और भी ऑप्शंस थे यहाँ पर जो इरेगुलर मासेस रखे थे। तो अब हमें क्या पता चला कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 20, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक 20, 29, 27, 27, हाँ कोबाल्ट का 27 था और निकल का कितना नंबर है 28। और अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर कोबाल्ट पहले होना चाहिए, निकल बाद में होना चाहिए। भले ही कोबाल्ट का मास ज़्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है, तो क्योंकि मास से ना तो हमने हटा दिया ना, हमने तो एटॉमिक नंबर से रख दिया। तो दो प्रॉब्लम्स तो ऐसे सॉल्व होगी। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी हमारी, हाइड्रोजन की। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी हमारी, हाइड्रोजन की प्रॉब्लम थी। हाइड्रोजन की क्या, हाइड्रोजन की पोजीशन। इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या देखा आपने कि आप देखोगे हाइड्रोजन जो है वो हवा में रखा गया, मतलब वो किसी भी उसको कोई भी ग्रुप नहीं, नो ग्रुप इज असाइंड, नो ग्रुप इज असाइंड टू हाइड्रोजन। क्यों नहीं करा कोई भी ग्रुप असाइन हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों की तरह बिहेव कर रहा था, तो किसी एक ग्रुप में लगते तो दूसरा ग्रुप के साथ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता। इस कॉन्ट्रडिक्शन को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को कोई ग्रुप दिया ही नहीं। तो तीनों की तीनों जो उसकी एनोमलीज थी वो कैसे इरेडिकेट हुई। सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या किया कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कैसे आ गई और कोबाल्ट की पोजीशन कैसे आई, आपको समझ में आया। कोबाल्ट और निकल की पोजीशन जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। और इसके बाद एक प्रॉब्लम और क्या थी, हाइड्रोजन की पोजीशन की प्रॉब्लम थी, वो हाइड्रोजन की पोजीशन भी इन्होंने सॉल्व कर दी। क्या किया इन्होंने, हाइड्रोजन को क्या किया, कोई पीरियड ही नहीं दिया। जब कोई पीरियड ही नहीं देंगे तो वो प्रॉब्लम ही खत्म होगी कि वो उसके साथ भी बिहेव कर रहा था, उसकी तरह भी बिहेव कर रहा था, ठीक है ना। तो ये 3 एनोमलीज थी जो कि हमने ईजिली हटा दी, ठीक है ना। इसके बाद हमारा पूछा गया क्वेश्चन, नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो द केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम ऑन द व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि हमें मैग्नीशियम की तरह रिएक्शन देने वाले 2 एलिमेंट्स के बताना है। तो आपको पता है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब कैसे होंगे, सेम प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देंगे, यानी कि उनकी केमिकल रिएक्शंस एक सी होंगी। तो मैग्नीशियम का ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 में किसी भी 2 एलिमेंट का नाम लिख दो, चाहे आप बेरिलियम लिख दो और साथ में कैल्शियम लिख दो, या बेरियम लिख दो, या रेडियम लिख दो, बहुत सारे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, चाहे स्ट्रोंशियम लिख दो। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है, इन 5 में से कोई 2 आपको आंसर लिखना है, क्योंकि इन्होंने बोला। और बेसिस ऑफ चॉइस बताना है, बेसिस ऑफ चॉइस क्या लिखोगे, एज इन ग्रुप्स, आप इसमें लिखोगे एज in a group elements have similar chemical properties, ठीक है। ये आपका बेसिस था सिलेक्ट करने का। और मैंने कौन सिलेक्ट कर दिए, मैंने कोई भी जो भी मैग्नीशियम के नीचे थे उन सबको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम के ग्रुप में जो भी थे मैंने उसको सिलेक्ट करा, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू मैग्नीशियम ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम, हमें नेमिंग करनी है किसकी, नेम 3 एलिमेंट्स, हमें 3 एलिमेंट्स के नाम बताने हैं। इन्होंने बोला 3 एलिमेंट्स दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन किसका होगा, हमें पता है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में क्या होते हैं, सबके पास आउटरमोस्ट शेल में क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैंने आपको पता है ग्रुप नंबर 1 क्या होता है, लीना की तरफ से फरियाद से याद करवाया था। तो लिथियम, Li, लीना, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इसमें से आप कोई भी 3 एलिमेंट लिख दो, आपका आंसर हो गया। क्योंकि इनके पास, क्योंकि एज ग्रुप 1 लिखो, एज ग्रुप 1
group 1 elements have +1 valency, that is they can release 1 electron present in their outermost या फिर वैलेंस शेल, ठीक है ना। ये आ गया फर्स्ट वाले का, ये पार्ट का आंसर। पार्ट बी, 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। अब ग्रुप 2 में क्या होगा, ग्रुप 2 में क्या होंगे, सिमिलरली ऐसे लिखोगे आप ग्रुप 2 के लिए, एज ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव +2 वैलेंसी इन देयर, दैट इज दे कैन रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो ग्रुप 2 में कोई भी ग्रुप 2 पूरा का पूरा लिख दो यहाँ पर, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे के सारे क्या हैं आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है आपके इनके आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है ना। पार्ट सी, 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। फिल्ड आउटरमोस्ट शेल मतलब आपसे पूछा गया है नोबल गैसेस, कोई भी नोबल गैसेस, कोई भी नोबल गैसेस के बारे में आपको लिखना है। तो नोबल गैसेस कौन सी, हीलियम में मैंने आपको लिख के दिया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, ये आपकी सारी गैसेस, इनमें से कोई भी आप 3 गैसेस के नाम लिख देंगे। तो दीज हैव फिल्ड आउटरमोस्ट शेल्स, मतलब सारे इसके बाहर के आउटरमोस्ट शेल कैसे होंगे, टोटली फिल्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस करे, जो आपके इसमें थे। अभी और मैं बाकी के क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है आपका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट react with water to liberate hydrogen. Is there any similarity in the atoms of these elements? अब इन्होंने पूछा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अभी यही तीन तो है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन्होंने पूछा गया है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में सिमिलरिटी क्या है। क्या सिमिलरिटी है बेटा, कि आउटर मोस्ट शेल में क्या है, इनकी वैलेंसी क्या है, दे हैव वैलेंसी S1, दैट इज रिलीज, दे कैन रिलीज रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इनकी कैपेबिलिटी क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। ये क्या है, मेटेलिक नेचर के हैं। कैसे हैं ये, मेटेलिक नेचर के हैं, दे आर मेटल्स, ठीक है ना। ऑल 3 हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, तो ये लिखा है। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स, हाँ, तो ये सिमिलरिटी है, क्योंकि क्या करते हैं ये, क्योंकि ये मेटल्स है, पहली बात ये मेटल्स है, और मेटल्स जब भी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है ना, तो क्या देते हैं वो, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर, Li2O प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड, ठीक है ना। तो ये आपकी रिएक्शन होगी हमेशा, ठीक है ना। ऐसे ही आप Na को रिएक्ट कराओगे वाटर के साथ, इसीलिए कहते हैं सोडियम को हम किस में डालना पड़ता है, कैरोसिन में डाल के रखना पड़ता है, क्योंकि सोडियम वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, गैस बनाता है। ऐसे ही 2K प्लस H2O गैस, K2O प्लस H2O, ये तीनों आप रिएक्शन लिखोगे और ये बताओगे क्या, ये मेटलिक नेचर के होते हैं, ये मेटल्स हैं। तो मेटल्स हैं तो कैसा बिहेव करेंगे, मेटल्स की तरह बिहेव करेंगे। और जो मेटल्स रिएक्शन देते हैं कि वाटर के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ये भी करेंगे, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना, जो आपको समझने थे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हीलियम इज अ अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस विच इज एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी, व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम हैव इन कॉमन। तो फिर से इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में नोबल गैसेस के बारे में, हीलियम और नियॉन के बारे में। तो आप क्या लिखोगे, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल, their outermost shells are completely filled, hence they do not require any electron or they do not release any electron to gain stability because they are already stable, ठीक है ना। that's why they do not react with any of the substance, ठीक है ना। तो इसलिए उनकी रिएक्टिविटी नहीं है। कॉमन क्या है, उनके आउटरमोस्ट शेल दोनों के दोनों कंप्लीटली फिल्ड है। वो कौन से ग्रुप में है, 18th ग्रुप में है। दोनों के ये सबके सब कौन से ग्रुप में है, 18th ग्रुप में। 18th ग्रुप में होने की वजह से क्या है, इनकी कोई भी रिएक्टिविटी नहीं है, उसी को हमने 18th ग्रुप में रखा है, ठीक है ना। आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें पता है मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक की मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी प्रॉपर्टी, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ऑप्शंस क्या है आपके पास, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेरियम और बेरिलियम, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे,
सीधे सीधे जाओगे और अपनी पीरियोडिक टेबल खोलोगे, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल खोलोगे और पीरियोडिक टेबल में खोल के आप ये देखोगे कि इनकी पोजीशन कहाँ पे है। तो जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट टॉप पे होगा वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक, जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट और सबसे ज़्यादा नीचे होगा वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा, कि इधर से इधर पीछे की तरफ मेटेलिक होगा, और इन सब में सबसे ज़्यादा मेटेलिक जो होगा नीचे वाला होगा। तो नीचे वाले पे सब जगह पे सबसे ज़्यादा मेटेलिक आपको कैरेक्टर मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि आप नीचे जा रहे हो, ठीक है ना, आपको नीचे जाना है और देखना है कि सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन सा है। तो मैं एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपने सामने खोल लेता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट रखे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गैलियम जर्मेनियम लिखा हुआ है। तो गैलियम जर्मेनियम एक ही लाइन में, कौन से पीरियड में, पीरियड नंबर 4 में। तो गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक Fe और Be कहाँ है, Be तो हमारा सेकेंड पीरियड में सबसे पीछे, ठीक है ना। तो इन सब में से मेटेलिक सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, इन गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक और सेलेनियम से सब में सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन सा होगा, गैलियम मेटेलिक होगा, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इनकी क्या हो रही है, मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है बेरिलियम। अब बेरिलियम कैसा है, बेरिलियम तो पूरा मेटल ना, प्रॉपर मेटल है, आपको पता है, ठीक है ना। और हमें पता है कि जब हम बैक की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हम लोग पीछे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा, और पीछे जाने पे हम लोग कहाँ पहुँचे, कैल्शियम के पास पहुँचे, और बेरिलियम से कैल्शियम में क्या कर रहा है, घट रहा है। तो ओवरऑल क्या है, हमें ये पता चल गया कि बेरिलियम इन सब में सबसे ज़्यादा किसका होगा, गैलियम का सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, और गैलियम से भी ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, बेरिलियम का है। इसीलिए Be का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बेरिलियम हैज़ द मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर इन ऑल ऑफ द गिवन मेटल्स, ठीक है ना। तो ये आपको बताना एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा कैरेक्टर किसका है, इसका, ठीक है ना। दिस इज द आंसर, थैंक यू। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि आप यू विल बी रेडी विद योर प्रैक्टिस एंड सॉल्यूशंस, ताकि मैं जब आपको समझाऊं तो आपको, जब मैं क्वेश्चन बताऊं तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ मेरा हो चुके हैं। तो एक बार आप जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे पूरी एक्सरसाइज। थैंक यू।